तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, टेस्ट फिलहाल चल रहा था, असेसमेंट बोल सकते हो आप, जिसमें पहला तो ज़ू अपना पार कर चुका था और जानबूझ करके जो इसकी प्योरिटी लेवल रहती है बॉडी की, ये उसे गिरा देता है अपने शैडो के करप्शन को एब्सॉर्ब करके। दूसरा जो राउंड था, उसमें लोग यूज़ कर रहे थे कोई गॉड का ब्लड बोल करके, जिसको कि उन लोगों ने डाइल्यूट किया था। और जैसे ही वो मतलब ब्लड को बाहर एक्सपोज़ किया जाता है, कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये विल का टेस्ट था। बहुत सारे बच्चे तो चीखने लगते हैं और रूल सीधा साफ था, आप अगर प्रॉब्लम में हो तो सीधा-सीधा बस ऐसा दाँत जीभ से दबा दो, जीभ को मतलब दाँत से दबा दो। अब आगे ज़ू इस समय देख रहा था कि 2-3 लोग ही बचे हुए थे। एक तो वो लड़की लिज़ी में, हालाँकि उसके भी नाक-वाक से ब्लड आ रहा है। साथ में वो जो लड़का था, ज़ू फैमिली है जो भी। और ज़ू जो था अपना, वो देख रहा था उस आँख की तरफ जो शैडो से बनी थी। तो वो जो गॉड्स आई थी फेस पे, वो नॉर्मल आँख थी, लेकिन ये वाली आँख थोड़ी वर्टिकल थी, मतलब ऊपर-नीचे वाली आँख। और उसका प्रभाव उतना नहीं था। शायद क्योंकि इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। ये हैरान था कि क्या सच में 7 ब्लड वालों ने उस गॉड के ब्लड को एक्सट्रैक्ट किया? लेकिन ये तो असंभव है। तो फिर ये सोचता, क्या पता कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गॉड लेवल पे होंगे और इस दुनिया में जीवित होंगे। तो अब इसको लगता है नहीं यार, दुनिया के बारे में और जानना ज़रूरी है। जो भी लोग थे धीरे-धीरे खून की उल्टी करने लगते। आधे से ज़्यादा तो बेहोश भी हो चुके थे और जो लंबे चेहरे वाले कल्टीवेटर थे, जो मिडिल एज मैन थे, वो इन्हें यहाँ से निकाल लेते। 3 लोग थे, ज़ाओ किनपेंग, ली ज़िमे और अपना लौंडा। उसके अलावा भी एक बंदा था जो यंग मैन ही था, लेकिन एक छोटे शहर से आया था और वो गिव अप कर देता। ज़ू चाहता था यहाँ पर गिव अप कर सकता था, लेकिन इस कोल्ड गॉड के सामने नहीं करना चाहता था। ऐसे लोगों के सामने ये झुकना नहीं चाहता। जैसे ही ऑरा प्रकट हुई, आप चुप जाओ। वो उस आग के सामने खड़ा था कि मैं वो गॉड फेस के सामने खड़ा रह चुका हूँ, तो ये क्या चीज़ है? और आखिरी में बस ये अकेला बचता है। जितने भी ये लोग एग्जाम ले रहे थे ना, 3-4 लोग जो भी थे, वो अचंभित थे, खास करके वो लंबे चेहरे वाला और उसके 2 साथी, कि ज़ू लंबे समय तक खड़ा था। क्योंकि टेस्ट हमेशा से चलते रहता है ना, और ये डिस्कस करते कि वो जब एक लहर सी आएगी इस ऑरा की, तो क्या ये उसे पार कर पाएगा? आज तक मतलब इस साल तो कोई वैसा नहीं कर पाया। अब जो गोल्डन लिक्विड थी ना, वो धीरे-धीरे गायब हो रही थी, लेकिन जो एक आग का शैडो बना था, वो हल्का सा ना जब फड़कता है जो आग, वैसा होता है। मानो ज़ू की तरफ घूर रहा हो वो आग। एक खतरनाक प्रेशर बाहर निकलता है कि ये बंदा मेरे सामने कैसे नहीं झुक रहा है, मतलब वैसा, एक वैसी ऑरा, एक वैसा इंटेंट था। प्रेशर की वजह से इसका सर जो था अपने आप झुकने लगता है। तीनों जो एग्जामिनर थे वो सरप्राइज हो रहे थे और ध्यान से देख रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन ज़ू जैसे उसका सर झुकता है ना, वो दाँत पीसता है और अपनी ठुड्डी को फिर से सीधा करने लगता है। नस नाड़ियाँ जो होती है ना खोपड़ियाँ में, वो ऐसा दिख रही थी साफ, आंखें अलग कोल्ड थी कि मैं झुकेगा नहीं साला। ये अपनी ऑरा रिलीज करता है जो सी एंड माउंटेन इनकांटेशन की 7th लेवल की। पीछे इसके हॉबगॉब्लिन की छाया भी बन जाती, जो काफी बड़ी थी, मीटर्स में थी, जिसकी आंखें थोड़ी बैगनी थी, चेहरा लाल था और एक दहाड़ मारता वो गॉब्लिन। ज़ोकिंग भी दहाड़ मारता तो वो भी दहाड़ मारता है। इस दौरान प्रेशर इतना ज़्यादा था ना कि इसके मुँह से ब्लड आने लगता है। हॉबगॉब्लिन भी गायब हो जाता है और वो आग भी गायब हो जाती है। ज़ू इस समय खड़ा भी नहीं रह पा रहा। फिलहाल कैसे भी करके तीनों जो ऑफिशियल्स थे, उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता और अपनी जगह जाके खड़ा हो जाता है। लोगों को लग रहा था भाई ये बंदा क्या फ्रीक है क्या? कोई तो कहता है वो एनर्जी और ब्लड की छाया बनी थी इसके पीछे, और वो दिखाता है कि ये बंदा बॉडी रिफाइनमेंट के ग्रेट सर्कल्स पे है, जैसा कि की कंडेंसेशन का ग्रेट सर्कल होता है। की कंडेंसेशन मतलब जब आप अपनी ऑरा यूज करते हो, ची जब आप अपनी यूज करने लगते हो, जैसे कि बाकी वांगलिंग वगैरह यूज करते थे, धीरे धीरे जो दर्द था जू के अंदर का खत्म हो जाता है। पहले से ज्यादा स्ट्रांग लेकिन ये फील करता है, क्योंकि इसके बॉडी पर एक प्रेशर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी बॉडी को और तगड़ा बना रहा था। जू फील करता है, उसका परसेप्शन जो है ना, मतलब चीजें अगर आसपास कुछ हो रही है तो उसको पकड़ना और शार्प हो चुका था। विल भी पहले से मजबूत हो चुका था, लेकिन अब विल को कैसे टेस्ट करोगे ना कि वो हुआ है कि नहीं? इसे फील होता है, ऐसा टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उसके बारे में ये श्योर नहीं था। फिलहाल वो जो लंबे चेहरे वाला कल्टिवेटर था, वो बोलता है एक्सेलेंट, तुम्हारा नाम जोकिंग है ना? तो वो खुद बताते हैं कि तुम्हें इसकी वजह से एक फायदा मिलेगा, तुम्हारा साइकिक पावर बढ़ेगा, मतलब विल वगैरह। और ये ब्लड बेसिकली गॉडली एंटिटी का था, तो ये जानना चाहते हैं कौन है, लेकिन फिलहाल वो बंदा ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करता है। और फिर तीसरा जो असेसमेंट था पार्ट, वो शुरू हो जाता है। अब देखो 3 लोग थे ना, तो ये 3 अलग-अलग एग्जाम ले रहे थे। अब तीसरा जो कल्टीवेटर था, वो बताता है इसके बारे में। इसका चेहरा थोड़ा गोल था। ये आगे आता है, इस वाले फेज में बैटल होगा, जिसमें तुम बेसिकली ना ये जो बीस्ट वगैरह होते हैं, म्यूटेंट बीस्ट, उनके इल्यूजरी वर्जन से बैटल करोगे। और फिर वो बोलता है कि ज़ू, तुमको बैटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने बॉडी रिफाइनमेंट प्रैक्टिस की। तुम एनर्जी और ब्लड का साया, मतलब सीधा-सीधा कहना था कि तुम हॉबगॉब्लिन बना लेते हो।
तुम्हारा बैटल प्रोग्रेस काफी ऊपर है, ग्रेट सर्कल के बराबर है, तो तुम इस एग्जाम को तीनों मिला करके पास कर चुके हो। कोई कंप्लेन भी नहीं करता है बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको खुद समझ में आ रहा था। जू इन्हें थैंक्स बोलता है। वैसे भी इसको बारूद करना उतना मतलब पसंद भी नहीं था। तो तीसरा फेज शुरू हो जाता है। बाकी लोग अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे, जू जो था अपने ऑरा को फील कर रहा था और ये रिकवर भी कर चुका था जब तक ये एग्जाम तीसरा फेज का खत्म होता है। फील करता है कि इसका जो अवेयरनेस है, परसेप्शन जो भी बोल रहा ना, पहले से 2 गुना हो चुका था। हल्का सा भी ना दूर में मतलब झाड़ियों में हल्की सी भी हरकत होगी तो सब पता चल जाता था। इसका ये था कि अब ये जाएगा बाद में, जब टाइम मिलेगा तो अपने छाया पे परछाई को कंट्रोल करने को देखेगा। कितना इंप्रूव किया है ये जानना चाहता था। जू तो जाना चाहता था फर्स्ट पीक के लिए, लेकिन शायद उनके लिए एक अलग मेडल वेडल चाहिए रहता टोकन। तो फिर इसको लगता कि इसको कौन से वाले में मौका मिलेगा, कौन से पीक पर। रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो जाते। देखो कुछ लोग थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि वो 7 ब्लड के मेंबर्स नहीं बन पाएंगे। उनको 2 घंटे का समय दिया जाता है कि आप लोग सेक्ट छोड़ दो। नहीं तो अगर ये रुके ज़्यादा तो स्पेल का जो फॉर्मेशन है उन्हें मार देगा। लेकिन उन्हें दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर उनके पास स्पिरिचुअल स्टोन्स है तो वो मेरिट पॉइंट खरीद के और रुक सकते यहाँ के रहवासी की दौरान हर दिन। लेकिन आपको 30 मेरिट पॉइंट देने पड़ेंगे। अब ये मेरिट पॉइंट्स क्या है कैसे, जू को भी नहीं पता था उतना, लेकिन ये जानता था आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल मतलब रिजल्ट बताए जाते हैं कि जैनहान करके कोई बंदा था, उसे फर्स्ट पिक मिल रहा, जाओ चुन कांग को थर्ड पिक, किन पेंग को 7th पिक। 5 लोग ऐसे थे जिन्हें फर्स्ट पीक मिला था, 3 लोग थे जिन्हें 7th पीक मिला था। बाकी लोगों को बाकी जो 5 पीक्स थे पहाड़ियां थी उनमें बांट दिया जाता है। जू अपना नाम सुनना चाहता था तो जू का नाम आता है, 7th पीक मिला इसे। और फिर वो बताते हैं जो एक थे उसमें से लॉन्ग फेस वाले कल्टीवेटर बेसिकली, कि देखो तुम लोगों को 1000 मेरिट पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने भी एग्जाम पास किया है। और बोलते हैं जू जिसको कि पहला रैंक मिला है उसे 10,000 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। जू काफी खुश हो जाता है, चलो 7th पीक भी मिल गया और 10,000 पॉइंट्स भी। कैलकुलेशन के हिसाब से देखो 10,000 है मतलब 10,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स हैं, 10,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स मतलब 10 स्पिरिट स्टोन्स हो गए। और थोड़े समय में ना जो जू का जो टोकन था ना वो वाइब्रेट करने लगता है, उसमें कुछ वर्ड प्रकट होता है 10,000। थोड़े समय बाद ही वो 9,000 हो जाता है, 9,999 मतलब एक मिसिंग था। अब जू को समझ में नहीं आ रहा था तो वो जो गोल चेहरे वाले कल्टीवेटर थे वो स्माइल करते, टेंशन मत लो मैं चीजें तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो भी डिसाइपल 7th पीक के लिए असाइन हुए थे ये उन्हें लेकर के आगे बढ़ जाते। चलो मैं तुम लोगों को हेडक्वार्टर लेके चल रहा हूँ, इस मौके का फायदा उठाओ, मतलब अच्छा सिर्फ एंजॉय करो, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर तुम्हें 7th पीक के ऊपर जाने का मौका शायद एक ही बार मिले। तो फिलहाल शाम का समय था और अब देखो सूर्य की किरणें जब पहाड़ पे चमकती है ना तो नजारा कुछ अलग ही होता है। अब पहाड़ियों के रास्ते भी आपको पता है दोनों साइड ना पत्ते उत्ते मतलब झाड़ियां उड़िया थी, फूल के बोल सकते हो, तो काफी सुंदर दिख रहा था। और समुद्री हवाओं का झोंका तो मतलब अलग ही भाई माहौल था। चिड़ियों का चहचहाना मतलब माहौल ही गजब था यार। तो राउंड फेस कल्टीवेटर को मिला के 5 लोग थे जो इस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे और फिलहाल ये चीजों को समझाते भी जा रहा था। वो बताते हैं देखो 7 ब्लड जो है ना वो एक सेक्ट भी नहीं है, ये बेसिकली एक बिजनेस है। ये सुनकर के चारों नए डिसाइपल्स काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तो इनके ग्रुप के जो लोग थे वो थे जाओ किनपेंग, ली जीमे और एक लड़की जू जाइवा हुई। और जू तो था ही अपना। ये लड़की बंजारी नहीं थी और ना ही कोई अमीर फैमिली से थी, लेकिन ठीक ठाक छोटे शहर से थी। बात करने की कोशिश करती है जू से, वो बस जू इसके बात सुन के हाँ में सरे लाता था, क्योंकि आपको पता है जू बात तो कर नहीं पाता है। तो वो थोड़ा अब जाओ किनपेंग की तरफ देखती। किनपेंग थोड़ा अच्छा लड़का था, स्माइल करता था, बातचीत कर लेता था, कह सकते हो जू का जस्ट अपोजिट था। तो ये इन दोनों की अच्छी जम जाती है रास्ते में बातचीत करते करते। वो जो लड़की थी लीजी में थोड़ा सा ना उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, डरी डरी रहती थी, सबसे दूरी बना के रखती थी। अब जो किनपेंग था ना वो चाहता है कि जू भी बात करे, लीजी में भी बात करे, इनसे भी बात करने को देखता, थोड़ा फ्रेंडली लौंडा था। तो लीजी में भी अपना बात उत करने लगती। इधर ये एक्सप्लेन कर रहे थे जो सीनियर थे कि 7 ब्लड 2 भागों में डिवाइडेड है, एक तो मेन पहाड़ी होगी और एक नीचे वाली, और दोनों अलग दुनिया है। एक को आपने ऑन पीक कहना और एक को ऑफ पीक। तो तुम लोग ऑफ पीक डिसाइपल्स हो, जो फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं वही ऊपर वाली पहाड़ी पे जा सकते हैं, उन्हें प्रॉफिट में फिर हिस्सा मिलने लगता है 7 ब्लड के। ऑफ पीक वाले जो डिसाइपल्स है भाई वो बस दुनिया के नरसंहार ये सब चीजों का सामना करते हैं, उन्हें सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो कर जाते हैं उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें ऑन पीक डिसाइपल बना लिया जाता है। तो ये बताते तुम्हें पता है ऑफ पीक कैपिटल सिटी में कितने लोग रहते हैं। ऑफ पीक मतलब वो पहाड़ी भी नहीं है, नीचे का हिस्सा है, सीधा समझो। कोई जवाब नहीं देता जब भी पूछते हैं। तो ये बताते हैं भाई कि 30 लाख लोग रहते हैं। हालांकि नीचे जो लोग रहते हैं उसमें ज्यादातर नॉर्मल सिटीजन्स हैं, लेकिन उसमें हमारे भी कुछ डिसाइपल्स हैं, जैसे कि तुम लोग अब उसमें आ जाओगे।
तुम लोगों को 7 ब्लड का रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो भी लोग हैं, चाहे डिसाइपल है या नॉर्मल सिटीजन है, उन्हें हर दिन 30 मेरिट पॉइंट्स पे करने पड़ते हैं इस शहर में रहने के लिए, या 30 स्पिरिचुअल कॉइन्स, वो तुम्हारे टोकन से कटता रहेगा। अगर तुम्हारा बैलेंस नेगेटिव है तो 7 ब्लड से बाहर निकाल दिया जाओगे। नहीं जाना चाहोगे तो भाई फिर फॉर्मेशन ही तुम्हें मार देगा 2 घंटे से ज्यादा हुआ तो। ये बोलिए तो बस फीस है, तुम्हें खाने का रहने का अपना खुद से देखना पड़ेगा। और शहर में क्योंकि हर चीजें महंगी भी है। जू बस ये इन्फॉर्मेशन सुन रहा था, बाकी 3 तो काफी डर रहे थे। अब वो जो लड़की थी ना, जायो हुई, अगर ऐसा सीन है तो बहुत सारे लोग यहाँ रहना क्यों चाहते फिर, सिटीजन्स वगैरह, कि यार 1 महीने का आप देखोगे तो एक स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर हो गया ना वो, धीरे धीरे 30 में 30 का उड़ा कर दोगे, आप समझ रहे हो। तो डिसाइपल भी वही पे कर रहा है, तो डिसाइपल होने का फायदा क्या हुआ। तो ये जो कल्टिवेटर था वो जायो हुई की तरफ देखता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो नॉर्मल तो नहीं होते हैं, रिसोर्सफुल लोग ही होते हैं, और उन्हें अच्छा शहर चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। शहर में हम सभी लोग सेफ है हमारी वजह से। डिसाइपल्स नॉर्मल लोगों को तो नहीं मार सकते। और देखो यहाँ पर करप्शन भी नहीं फैलता है फॉर्मेशन की वजह से, तो आपकी लाइफ भी लंबी रहती है। अब बात रही डिसाइपल होने की बेनिफिट्स, तो डिसाइपल्स को कल्टीवेशन रिसोर्सेस मिलते हैं, बाकी लोगों को ये चीजें नहीं मिलती। और तुम अपना कल्टीवेशन रिसोर्सेस बाहर बेच भी नहीं सकते, ऐसा करोगे तो मार दिए जाओगे। डिसाइपल्स इस 7 ब्लड टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और फाउंडेशन लेवल पे पहुंचने के बाद ऊपर वाली पहाड़ी पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद तो उन्हें बहुत फायदे हैं, क्योंकि उन्हें जो भी बिजनेस होता है उसमें अपना शेयर मिलने लगता है। तो तुम चारों को मेहनत करने की जरूरत है। एक चीज और, सेक्ट के लोग एक दूसरे को नहीं मार सकते, मतलब डिसाइपल्स एक दूसरे को नहीं मार सकते। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डिसाइपल्स अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। तो कुछ कुछ चीजों इन इन चीजों में सेक्ट ध्यान नहीं देता है। बाहर का कोई फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर अगर चाहे कि हमारे की कंडेंसेशन डिसाइपल्स को प्रॉब्लम में डाले, तो उस बंदे को फिर छोड़ा नहीं जाएगा। ये सुनकर के जू चैन की सांस लेता है। यहाँ पर ये इसीलिए तो आया था। ये देखो, अगर वो पैट्रियार्च आता है वजरा सेक्ट वाला जो कि फाउंडेशन लेवल का है, तो वो आकर के इसे मारना चाहे तो नहीं मार सकता, क्योंकि 7 ब्लड अलाउ नहीं करेगा। अब लीजिमे के भी अपने सवाल थे कि सेक्ट कैसे रूल चलाता है, जो भी मतलब यूनिफाइंग फोर्स वगैरह ये पूछ रही थी। इवन वो भी कंफ्यूज हो जाते कि देखो तुम यहाँ पे ऐसा कुछ चीजें नहीं मान सकती है, दुनिया में दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती है, खास करके इस जहाँ भी ये लोग रहते हैं। तुम यहाँ पर एक ही चीज को अच्छा फील कर सकते हो, प्रॉफिट अच्छा कमा सकती हो, और कुछ नहीं। और फिर वो अपना बताते हैं कि किसको कितना मिलता है जब फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो शेयर वगैरह। जैसे फाउंडेशन लेवल के ऊपर में अगर कोई बंदा है जैसे गोल्ड कोर वगैरह पे, तो उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। और मैं इसलिए बोल रहा था कि 7 ब्लड कोई सेक्ट नहीं है, बेसिकली ये एक बिजनेस है। और जो फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स हैं वो यहाँ के इन्वेस्टर्स बोल सकते हो। जू को समझ में आने लगा था कि 7 ब्लड काम कैसे करता है। लीजी में भी अब आगे कोई सवाल नहीं पूछती है। फिलहाल ये आगे बढ़ते रहते। फिलहाल ये कुछ चीजें और एक्सप्लेन करते हैं। देख रहे हो वो उधर साइड में बड़ा सा पोर्ट दिख रहा है ना, समुद्र के किनारे का हिस्सा को हम पोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे नाव वो आते रहती है, उसके बारे में बताते हैं। वहां पे व्यापार व्यापार के सामान भी आते हैं। हमारा जो ये पहाड़ी है ना, मतलब 7 पीक, ये उस पोर्ट को कंट्रोल करता है। और देखो नाव बहुत इंपॉर्टेंट है 7 पीक डिसाइपल्स के लिए, तो हम उन्हें धर्मा बोट्स बोलते हैं। तो इन लोगों का ध्यान भी जाता है। बहुत सारे नाव थे और अलग अलग टाइप के भाई नाव थे। देखो अब ये जो पोर्ट था ना, उसके भी 2 हिस्से थे। एक साइड तो लेफ्ट में सफेद टाइप के बोर्ड दिख रहे थे, राइट साइड में वॉयलेट दिख रहे थे। और वॉयलेट सेक्शन में जो नाव थी थोड़ी छोटी थी, लेकिन काफी ज्यादा थी। तो इस दौरान वो कल्टीवेटर बताते हैं कि जो सफेद वाला हिस्सा है वो बाहरियों के लिए, 7th पीक वाले डिसाइपल्स का हिस्सा वॉयलेट पार्ट है। हमारे धर्मा बोट्स काफी फेमस हैं साउथ फिनिक्स में। धर्मा बोट्स बोल सकते हो तुम्हारे फाइटिंग पार्टनर है, उसके थ्रू ही रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हो। बोल सकते हो तुम्हारा धर्मा बोट तुम्हारा ट्रेजर है, वो भी मैजिकल। तो आप समझ सकते हो मैजिकल, वैसे भी मैजिकल ट्रेजर्स काफी कीमती होते हैं। और वो बताते हैं क्योंकि इनको लगता है यार बाकी लोगों को कि वॉलेट साइड में तो बहुत सारे नाव दिख रही है धर्मा बोट्स। तो वो बताते हैं देखो ये जो तुम धर्मा बोट्स देख रहे हो ना, इन्हें अपग्रेड किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे जैसे तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ेगा तुम उसे रिफाइन कर सकते हो। हर एक नया डिसाइपल चाहता है कि उसके पास धर्मा बोट हो, लेकिन एक धर्मा बोट की कीमत है 1 लाख मेरिट पॉइंट्स या 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स। जिनके पास धर्मा बोट होगा वही रह सकते हैं नाव, मतलब समुद्री हिस्से में। अगर कोई 3 साल तक यहाँ रहता है फिर भी धर्मा बोट नहीं खरीद पाता है, तो उसके कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया जाता है और फिर सेट से निकाल दिया जाता है। क्योंकि देखो बात ऐसा है कि 7th पीक के जो भी टेक्निक्स है ना वो समुद्र से रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें धर्मा बोट तो चाहिए होगा। जोकिंग को ना काफी एक इच्छा आ रही थी यार धर्मा बोट खरीदने की, और 7th पीक के बारे में भी वो समझते जा रहा था। अब इसका यही था, धर्मा बोट तो खरीदना पड़ेगा। इधर ये पहाड़ी के आधे हिस्से तक पहुंच चुके थे, जहां पर ना इनका टोकन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और इन्हें इनका कल्टीवेशन टेक्निक और वो कपड़े जो ड्रेस कोड बोल सकते हैं वो मिल जाता है। वो होता है ग्रे कलर का, क्योंकि ऑफ पीक डिसाइपल्स के लिए ग्रे कलर का ही कपड़ा मिलता है, चाहे वो किसी भी पीक से आए ना। देखो ऑफ पीक डिसाइपल से तो उन्हें ग्रे ही मिलेगा। अब
एक्टिवेट करने के 1000 मिनट पॉइंट्स कटते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी टोकन डिसाइपल की हर भी इंफॉर्मेशन का ब्यौरा रखता है। अब ज़ू किंग को उसका कपड़ा मिल जाता है। स्पिरिचुअल पावर का फ्लक्चुएशन होता है कपड़े से, मतलब कपड़ा ऐसा भाई नॉर्मल नहीं था, उसमें कुछ मैजिकल पावर्स बोल सकते हो। इधर जो किन पेंग था ना, वो बोलता है सीनियर मैं थर्मापोर्ट खरीदना चाहता हूँ। तो ये सीनियर बोलते हैं कि 1 लाख मेरिट पॉइंट्स या 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स। लिजी में और वो लड़की भी जो जायो हुई थी वो भी हैरान हो जाती यार, मतलब इनके लिए तो एक सपना है। अब किनपेंग क्या करता है ना, एक गोल्डन पीस ऑफ पेपर निकाल के ये सीनियर को देता है। एक नोट्स था सेकंड पीक के किसी का। ओल्ड मैन कहते हैं ठीक है ये काम कर जाएगा, और बाकी लोगों से पूछते हैं इन तीनों से कि किसी और को भी कुछ खरीदना है। अब ज़ू किंग आगे आता है और 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स निकालता है। अब ये जो थे सामने जो सामान वामान दे रहे थे, जो भी बोल लो, ये ओल्ड मैन वो एक बॉक्स निकाल और इसको देते हैं ज़ू को। किनपेंग भी ना ऐसा तिरछी नजर से इसे देख रहा था। बॉक्स में 2 आइटम्स थे, एक जेड स्लिप था और एक बॉटल था। बॉटल काफी छोटा था, इसके हथेली भी आ जाएगा। इसके अंदर एक लिक्विड था, लिक्विड ऐसा लग रहा था समुद्र का पानी है। इसके अंदर ना एक नाव तैर रहा था काले कलर का। अगर जिसने भी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी तो उसे पता होगा, मेरा लड़का जैक स्पैरो सीसी में ही नाव लेके घूमता ना था कभी कभी, और उसे ले जा करके पलट देता था तो वो बड़ा सा नाव बन जाता था। बस समझ लो कुछ कुछ वैसा ही। अब जो गोल फेस वाले कल्टीवेटर थे वो कहते ठीक है अब तुम लोग नीचे जा सकते हो। इतना समझ लो कि हमारी टेक्निक्स या थर्मापोर्ट्स बाहरियों को नहीं दिया जा सकता, ऐसा करोगे तो तुम्हें पता ही है। वो जो जेड स्लीप था जो जू को मिला था उसमें पूरे इन्फॉर्मेशन थे नाव के बारे में, और ये समझाते हैं जायो हुई और लिजिमे को कि तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा ताकि तुम लोग भी थर्मापोर्ट खरीद पाओ। फिलहाल ये चारों जाने लगते हैं, लेकिन जैसे जू उतर रहा था ना तभी वो चेहरे कोल वाले कल्टीवेटर्स को आवाज देते हैं। जू भी एकदम रेस्पेक्ट के साथ पलटता है। ये कहते हैं तुम काफी स्ट्रांग हो एक लो लेवल कल्टीवेटर के लिए। तुम्हारा पावर लेवल 7th लेवल पे ये बॉडी रिफाइनमेंट के, लेकिन तुम्हारा एनर्जी लेवल उससे कहीं ऊपर है, मतलब ग्रेट सर्कल में पहुंच चुका है। ये साफ दिखाता है तुम काफी टैलेंटेड हो। मेरे हिसाब से तुम 9th और 10th लेवल के रोक कल्टीवेटर को आराम से मार सकते हो। लेकिन फिर ये बताते देखो बॉडी कल्टीवेशन सिंपल है, वो तुम्हें स्पीड देता है, स्ट्रेंथ देता है और रिकवरी पावर देता है, लेकिन तुम इसे ग्रेट डाउ नहीं मान सकते। कल्टीवेटर्स के लिए असली डाउ है मैजिक का कल्टीवेशन। तो तुम आगे जाते हुए ना मैजिक पे फोकस करना, ये मेरा तुम्हें सलाह है, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर बहुत कमजोर है और मैजिकल टेक्निक्स तो होंगी नहीं फिर तुम्हारे पास। तो बताते कि अगर सेक का कोई तगड़ा डिसाइपल मिला तो तुम्हें हरा सकता है। फिर वो बोलते मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन मुझे इतना समझा है कि तुम काफी खतरों के बीच में रहे हो। तो तुम्हारी ना एक वो बोलते ना एक कि हर समय इंस्टिंक्ट हैबिट्स होते हैं कुछ, वो तुमने डेवलप कर ली है। जू पूछता है वो कैसी? तो ये बोलते हैं जैसा तुमने असेसमेंट में किया जब पहाड़ पे भी चढ़ रहे थे, तुम्हारा जो दायां हाथ है ना उसका खास करके वो वाली उंगली, मतलब पहली और दूसरी उंगली, वो हमेशा तैयार रहती है। ऐसा लगता है कभी किधर से भी अटैक होगा तुम तुरंत अपना सैक खोल के अटैक कर दोगे अपने वेपन निकाल के। जू हैरान हो जाता है यार पहली बार किसी ने इसको एकदम पकड़ लिया है कि ये कैसे काम करते हैं। वो स्माइल कर देखो ये मत करो, क्योंकि पावरफुल लोग तुम्हारी हरकत देख के ही समझ जाएंगे तुम क्या करने वाले हो। अपनी रूथलेसनेस को एक अच्छे चेहरे के पीछे छिपाओ, जैसे निडल के अंदर सिल्क करते हैं इंसान। जू समझ जाता है, इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है और चला जाता है। जाते जाते इस बारे में सोच रहा था कि हाँ यार मेरी उंगलियां हमेशा ये राइट साइड वाली रहती है सैक के पास में, और इस चीज की प्रैक्टिस करता है कि इसका हाथ वहां ना रहे, ये नॉर्मल रहे एकदम। इधर हमें मास्टर 7th को दिखाया जाता है जो किसी और पंजारे बेस कैंप की तरफ बैठे हुए और एक दूसरे यंग मैन की तरफ देख रहे हैं। ये यंग मैन भी काफी खतरनाक जो आवारा कुत्तों से बैटल कर रहा था, के साथ में इनका सर्वेंट भी था जिसे कहते कि जेट स्लिप इसे दे दो। तो इस दौरान वो जो सर्वेंट थे सेवक इनके, वो बोलते हैं कि वो जो द किड है ना वो 7 ब्लड आइज पहुंच चुका है। मास्टर 7th कहते कौन कौन द किड? तो सेवक पता था, अरे आप भूल गए क्या जिसके लिए आपने ग्रैंड मास्टर बाई से भी बात किया था, वही जो नए कपड़े पहन के कुछ गंदे काम नहीं करना चाहता, अपने कपड़े साफ रखना चाहता है। क्या मैं उस पे नजर बना के रखूं? मास्टर 7th कहते हैं कोई जरूरत नहीं, इस दुनिया में जो भी सरवाइव करने चाहते हैं उन्हें अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पर ही सरवाइव करना पड़ता है। अब तुम बताओ ये जो लड़का है और वो जो द किड है उनमें खतरनाक ज्यादा कौन है? सेवक स्माइल करते क्योंकि मास्टर 7th ने ना रास्ते में बहुत सारे बच्चों को, टोटल 9 और लोगों को वो टोकन दिलवाया था। तो सेवक बोलते हैं सभी तो सेम ही दिख रहे हैं मास्टर। फिर ये बोलते हैं कि 7th कि ये तो मेरी दयालुता थी कि मैंने मास्टर बाई को बोला कि उस बच्चे को पढ़ाने के लिए द किड को। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको अपना अप्रेंटिस बना लिया, उत्तराधिकारी। मैंने बस उसे एक अवसर दिया है। हाँ मुझे मेरा चौथा डिसाइपल चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम भी मेरे साथ ज्यादा समय से नहीं हो। तीसरे डिसाइपल को जब मैंने सेलेक्ट किया था मैंने 50 टोकन बांटे थे, लेकिन चौथा डिसाइपल के लिए 50 भी काफी नहीं होंगे। शायद शायद 100 के बीच में से हमें चुनना पड़ेगा। फिलहाल इस बच्चे के लिए भी यही बोलते हैं कि जाओ उसे एक व्हाइट मेडल यानी टोकन दे दो और एक्सप्लेन कम ही करना। उसके बाद मास्टर 7th यहाँ से निकल जाते हैं। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं
और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।